ठीक है। तो बिहार में कब से जो है क्रांतिकारी एक्टिविटी स्टार्ट हुआ है उसके बारे में तुमको यहाँ से पता चल जाएगा। सबसे पहले बिहार में कौन सा कांड क्रांतिकारियों ने किया या किस प्रकार से जो है बिहार योगदान दिया है आपके स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बारे में है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर बम कांड। क्या लिखा हुआ है? मुजफ्फरपुर बम कांड। ठीक है। तो सबसे पहली घटना है क्रांतिकारी एक्टिविटी। ठीक है, कि बिहार में ऐसे तो उससे पहले भी बहुत सारे जो है विद्रोह होते रहे हैं, जैसे जनजातीय लोग करते रहते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ में बिहार में, संथाल में, बिरसा मुंडा वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो है आम लोगों के द्वारा जो विरोध हुआ है अंग्रेज़ों का, वो सबसे पहला है बिहार में मुजफ्फरपुर बम कांड। और ये घटना कब हुई? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। इस तिथि को खुदीराम बोस, जो कि कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर के ही थे, तथा प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेज जज, उसका नाम रहता जज का किंग्सफोर्ड, ठीक है, के बग्घी पर बम फेंकना चाहा, लेकिन गलती से वह बम उस पर ना जा कर के अंग्रेज वकील कैनेडी के बग्घी पर गिर गया। ठीक है, गया था मारने किसको? किंग्सफोर्ड को, लेकिन गलती से वह बम जो है कैनेडी के बग्घी पे गिरा, और उसमें कैनेडी भी नहीं था बल्कि कैनेडी की पत्नी और उसकी एक बेटी थी उस बग्घी पे, जो रथ था घोड़े वाला बग्घी, उस पे। तो इन लोग को सही से पता नहीं चला था कि उस पर कौन है, आखिर इसको लगा किंग्सफोर्ड ही होगा, लेकिन किंग्सफोर्ड नहीं था उस पर। कैनेडी के बग्घी पे बम गिरा और बग्घी में उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी, और उसकी पत्नी जो थी ना, वो क्रांतिकारियों से सहानुभूति रखती थी, यानी क्रांतिकारियों का विरोध नहीं करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, जो कांड करने के लिए गया उसको छोड़ के दूसरा कांड हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि उसकी बेटी और जो है उसकी पत्नी कैनेडी की मर जाती है। इस आहत में प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर लिया, मतलब उसको सदमा लगा कि हमने गलत कर दिया। और खुदीराम बोस को क्या होता है कि फांसी की सज़ा हो जाती है, पकड़ा जाता है दोनों, और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हो जाती है। और पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले अगर कोई क्रांतिकारी थे तो वो थे खुदीराम बोस, जो कि बिहार के थे। ठीक है, उनकी उम्र उस समय मात्र, जहाँ तक कि हमको याद है कि वही 17 के आसपास था। 17-18 साल का यह नौजवान युवक था जिसने यह काम किया था। तो याद रखना है, सबसे कम उम्र के कौन थे क्रांतिकारी जो शहीद हुए, वो थे खुदीराम बोस। ठीक है, अब आ जाइए, जो जो क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ेगा धीरे धीरे, देखिए कांग्रेस भी जो है अपना पेट जमाना शुरू करता है। आप देखिएगा गांधी जी आ जाते हैं 1917 के बाद, जो है एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले देखिए 1912 में, चूँकि 1885 ईस्वी में ही कांग्रेस का गठन हो जाता है, और वो वार्षिक सालाना जो है अधिवेशन जगह जगह पे करवाते रहते हैं। उसी दरमियान 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI का स्क्वायर है कि केमा अधिवेशन, तो 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो बांकीपुर पटना में। या पूछेगा कि बांकीपुर पटना में कब अधिवेशन हुआ? 1912 में। वह कांग्रेस का केमा अधिवेशन, अधिवेशन मतलब सम्मेलन, ठीक है, गोष्ठी, तो 27वां था, जिसकी अध्यक्षता, ऐसे भी आप जोड़िएगा 1885, अगर नहीं दिमाग काम करे तो गौर करो यहाँ पे 1885 में कितना जोड़ेंगे कि 1912 पे पहुँच जाएंगे, या 1912 में 1885 को घटा दो। ठीक है, तो आपको निकल जाएगा 27, क्योंकि प्रत्येक साल हो रहा था और 1885 से हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केमा अधिवेशन रहा होगा। ये तरीका बता दिए। आवाज़ जा रही है अच्छे से? हाँ अमित, आवाज़ जा रही है?
कोई दिक्कत? जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो R.N. माधोलकर, ठीक है, याद रखिएगा। किसका? बांकीपुर, जो पटना में अधिवेशन हुआ 1912 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने किया था। अब आ जाइए, बिहार का एक नेक्स्ट गतिविधि होता है सन 1916 में 2 होम रूल लिंग की स्थापना होती है, और बिहार जैसे राज्यों में भी होम रूल लिंग की स्थापना होती है, और ये लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं। होम रूल मतलब होम मतलब घर, रूल मतलब अपना, कह सकते हैं घरेलू शासन की बात हो रही है कि हम अपना शासन हम खुद करें, ब्रिटेन की महारानी से हम शासित ना होएं, इसके लिए ये लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने एक पार्टी बनाया था होम रूल लिंग, यानी हमारे घर का शासन। तो यहाँ पे 2 होम रूल लिंग बनता है, एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एक किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिसको कि क्या कहा जाता है? पुणे होम रूल लिंग। चूँकि ये महाराष्ट्र के ही थे, और महाराष्ट्र में जो गणपति महोत्सव जो आज धूमधाम से मनाया जाता है, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। यह क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। उसके बाद दूसरा है मद्रास होम रूल लिंग। इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ये महिला जो है वो ब्रिटेन की ही है, मतलब ब्रिटिश सरकार के ही अधीन थी, ठीक है। एनी बेसेंट ब्रिटेन की नहीं थी, सॉरी, ये कहीं और की हैं शायद। एनी बेसेंट याद नहीं आ रहा मुझे, स्विट्जरलैंड या कहीं की थी महिला। तो इन्होंने भारत में होम रूल लिंग स्थापना करने के लिए जो है होम रूल लिंग बनाया था। तो सबसे पहले शुरुआत एनी बेसेंट ने ही किया था, आगे चल करके बाल गंगाधर तिलक भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये होम रूल लिंग बिहार भी आता है अपना प्रचार करने के लिए, और इसका मेन उद्देश्य वही है कि स्वराज प्राप्ति करना, अपना शासन प्राप्ति करना, ठीक है। अब आ जाइए बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 मौलाना मजहरूल हक, आज भी मजहरूल हक स्टेडियम है पटना में, एक ही स्टेडियम है बिहार में, मजहरूल हक। बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 में मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लिंग की स्थापना की गई। तो ये पूछ सकता है कि बिहार में होम रूल लिंग की स्थापना किसके अध्यक्षता में किया गया और कब किया गया? तो याद रखना है 16 दिसंबर 1916 को, और उसकी अध्यक्षता मजहरूल हक ने किया। मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने होम रूल लिंग की अध्यक्षता की थी। यह एक पार्टी है जिसका उद्देश्य है स्वराज प्राप्ति करना, और ये आया कब बिहार में? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु 26 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ पहुँची? तो पटना पहुँची, ठीक है। कब पहुँची? तो ये एकदम डायरेक्ट आपको डेट पूछेगा, बीपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट डेट भी पूछता है, ठीक है, कि एनी बेसेंट जो थे कब होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए पटना आई थी? तो 1918। स्थापना हुआ 1916 में, और आती कब है? तो 1918। प्रचार करने की पटना। अब आ जाइए गांधी युग आ जाता है उसके बाद, क्योंकि गांधी 1914 में ही लौट आए थे। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि वहीं पे ये बैरिस्ट्री कर रहे थे, और वहाँ से जब लौटते हैं तो वहाँ पे चूँकि अंग्रेज़ों को इन्होंने हराया था, जब अंग्रेज़ों को वहाँ पे इन्होंने हराया था तो भारतीय लोगों की भी उम्मीदें इनसे जुड़ गई थी, और भारतीय लोग भी इनसे कुछ एक्सपेक्ट करने लगे थे कि यहाँ पे आएंगे गांधी जी तो हमारे देश में भी जो है कुछ सुधार होगा, और अंग्रेज़ों की हार होगी, या हमारी लड़ाई भी गांधी जी लड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गांधी जी भारत में अगर कहीं से
शामिल होते हैं स्वतंत्रता संग्राम में, तो वो धरती है बिहार की धरती। और यहाँ पे किसानों का शोषण किया जा रहा था, और वो किसान नील की खेती से जुड़े हुए थे। नीलहा किसान उनको कहा जाता है, क्योंकि क्या था कि 3 कठिया पद्धति अंग्रेज़ों ने लगा रखा था कि अगर आपको 1 बीघा ज़मीन में खेती करना है तो आपको 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य है। नील की खेती करने से अब कहोगे कि क्या नुकसान था, तो नुकसान था। एक तो बहुत ज़्यादा ज़मीन की उर्वरा शक्ति का ये शोषण करता है नील, और पानी की आवश्यकता होती थी बहुत ज़्यादा। बहुत परेशानी के बाद यह नील उपजता था, और बहुत जल्द ही वहाँ की मिट्टी बंजर हो जाती थी जहाँ पे नील की खेती होती। दूसरा नंबर, जो मूल्य मिलना चाहिए था वो किसानों को नहीं मिलता था, क्योंकि अब देखिए नील किसान किसी को बेच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कौन खरीदेगा, जो यूज करेगा नील वही खरीदेगा। तो अंग्रेज इस बात का फ़ायदा उठाता था और इसको औने पौने दाम में, सस्ते दामों में खरीद लेता था। किसको? तो नील को, ठीक है। तो खरीद लेता था, जिससे किसान धीरे धीरे परेशानी में पड़ते जा रहे हैं। तो यहीं के राजकुमार शुक्ल थे, चंपारण के ही। तो जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का होता है, तो वो जाते हैं और गांधी जी से प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में आइए और हम लोग को न्याय दिलाइए, हमारे किसानों को न्याय दिलाइए, ठीक है। तब फिर गांधी जी जो है सबसे पहले कलकत्ता होते हुए बिहार पहुंचते हैं, फिर मोतिहारी जाते हैं, फिर उस क्षेत्र में चंपारण सत्याग्रह नाम का एक आंदोलन होता है, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में, अगर कहिएगा कि गांधी जी की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम कर्मभूमि कौन सी थी, तो वो बिहार था। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। कई बार पूछेगा 3 कठिया पद्धति क्या चीज़ से संबंधित है, तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। कारण, ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 3/20 यानी 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, तो 3 कट्ठा बटे 20 कट्ठा के हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। और ये कब हुआ? तो 1917 में। और कैसे हुआ? तो देखिए 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चंपारण आने का अनुरोध किया। किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल। यह व्यक्ति का नाम नहीं भूलिएगा, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके अनुनय विनय पे गांधी जी चंपारण आए थे। तो वह व्यक्ति कोई और नहीं, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट आइए पॉइंट, गांधी जी कलकत्ता से पटना, कहाँ से? आपको पहले ही बता दिए रूट उनका क्या था, पटना, कलकत्ता से पटना आए, पटना से मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल को मोतिहारी पहुँचे 1917 में। और मोतिहारी कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी चंपारण में पड़ता है। गांधी जी के सत्याग्रह, ठीक है, दबाव में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट, उनका पूरा नाम था, के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? FC सलाई थे। ये पूछ सकता है कि जांच समिति या एग्रेरियन समिति भी पूछ देता है कि अध्यक्ष कौन थे, तो FC सलाई थे। गांधी जी सहित LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, DK रीड तथा रेनी इसके सदस्य थे, ठीक है। किसके? तो इसी कमेटी के सदस्य थे।
तो जो यहाँ पे एक कमेटी गठित होता है, जांच कमेटी, की वास्तव में किसानों को परेशानी है और कितना परेशानी है इसका जांच करनी है। इस समिति के चंपारण एग्रेरियन समिति नाम दिया गया। इस समिति को क्या नाम दिया गया? चंपारण एग्रेरियन समिति नाम दिया गया। ये भी पूछ सकता है कि जो समिति बनाई गई, देखिए बीपीएससी कहीं से डीपली क्वेश्चन पूछ देता है, अंदर से लाइन निकाल लेता है, ठीक है। वो समिति का क्या नाम? एग्रेरियन समिति। या पूछेगा कि एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जांच समिति ना दे करके सीधे दे देगा एग्रेरियन समिति, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एफसी सलाई, जिसने किनकठिया पद्धति को पूर्णतः समाप्त करने की अनुशंसा की। तो किनकठिया पद्धति आप समझ गए होंगे, 3/20 यानी 1 बीघा बिहार में 20 कट्ठे का होता है और उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य जो किया गया था। जो किसान नील की खेती नहीं करते थे उनको अलग से अंग्रेज़ों के द्वारा टैक्स एक्स्ट्रा उस पर लगा दिया जाता है। अब आंदोलन के और भी सहयोगी थे, वो कौन कौन से थे? सबसे पहला है राजकुमार शुक्ल, ये जिन्होंने बुलाया। दूसरा आपके राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि बिहार के ही हैं। 3 दिसंबर को मेधा दिवस इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तीसरा है अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, आपको बताए ही, ब्रज किशोर प्रसाद और धर्मीधर बाबू, शंभू शरण। इन लोगों को के सहयोग से ही यह जो है कमेटी काम किया। तो इन लोगों ने इसमें चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई। तो चंपारण सत्याग्रह से अगर पूछेगा क्वेश्चन तो इन्हीं 2-4 पॉइंट जो हैं उसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये पूछ सकता है कि कब वह पहुँचे, क्योंकि अब फंसाने के लिए बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन खोज के पूछता है। तो 15 अप्रैल 1917 को, 1917 सबको पता है, लेकिन 15 अप्रैल बहुत कम लोगों को पता है। और यही चीज़ बीपीएससी को पता है कि स्टूडेंट क्या ध्यान से नहीं पढ़ के जाए, और वही चीज़ आपको वो पूछता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब आ जाइए है खिलाफत आंदोलन। आपको पता होगा कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और वह काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि 1905 में ही अंग्रेज़ों ने बंगाल को विभाजित कर दिया था। क्योंकि अंग्रेज जानते थे जब तक हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं पैदा करेंगे तब तक यहाँ पर हम ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएंगे। और इन शासन को करने के लिए वो क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम में मतभेद पैदा करते थे। लेकिन यहाँ पे 1916 में क्या होता है कि लखनऊ समझौता होता है, किनके बीच? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और उसके तहत निर्णय होता है कि अब दोनों मिलकर के अंग्रेजों का विरोध करें। ठीक है, तो अब देखिए खिलाफत आंदोलन का मामला क्या है। आपने सुना होगा कि 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसमें अंग्रेज शुरुआत में हार रहे होते, लेकिन आगे चल करके फिर अंग्रेज जीत जाता है, यानी मित्र राष्ट्र उस युद्ध को जीत जाता है और तुर्की पे उसका शासन हो जाता है। किसका? इंग्लैंड का, अंग्रेजों का मित्र राष्ट्र। तो वो क्या करता है, वहाँ का खलीफा जो पोस्ट होता है, जो दुनिया के मुसलमानों का जो है धर्मगुरु, और वहीं से नियम कानून बनाए जाते थे, तो उस पोस्ट को मतलब हटा देता है, उसके प्रतिष्ठा का हनन करता है, जिससे कि पूरे विश्व के मुसलमान विरोध करने लगते हैं।
तो भारतीय मुसलमान भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। धर्म के नाम पे जब आज ये लोग लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, तो उस समय भी स्वाभाविक सी बात है कि धर्म के नाम पे एकजुटता उन्होंने दिखाया। गांधी जी को लगा कि इससे अच्छा मौका हिंदू मुस्लिम को एक करने का कोई हो ही नहीं सकता, और उन्होंने गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया। ठीक है, यानी मुस्लिमों का जो अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था उसको समर्थन कर दिया, क्योंकि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता बनाना चाह रहे थे। वही है खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की धुरी राष्ट्रों के साथ शामिल था। मित्र राष्ट्रों के द्वारा, ठीक है, मित्र राष्ट्रों के द्वारा हार के बाद तुर्की के खलीफा ने राजनीतिक, ठीक है, तुर्की के खलीफा का राजनीतिक शक्ति कह सकते हैं, और साम्राज्य सीमित कर दिया गया, जिसके कारण भारतीय मुसलमानों ने अपने खलीफा के अधिकारों को पुनः स्थापना के लिए कि फिर से खलीफा को पावर दिया जाए, आंदोलन कर दिया। वही खिलाफत आंदोलन कहलाया, और यह घटना 1920 की घटना। और एक तरफ महात्मा गांधी अब 1920-21 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा यह मौका है अंग्रेजों का विरोध करने का, क्योंकि हिंदू मुसलमान सब साथ हो गए। नेतृत्वकर्ता कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए, अली बंधु, मोहम्मद अली, जौहर, मौलाना शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये सारे नेता यहाँ पर विरोध करना खिलाफत आंदोलन में शुरू कर दिया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आंदोलन बिहार में कौन सा होगा? असहयोग आंदोलन। और वह कब से शुरुआत होगा? 4 से 9 सितंबर। अब देखिए, बिहार में असहयोग आंदोलन 4 से 9 सितंबर 1920 तक हुए। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग प्रस्ताव पारित होने पर बिहार में आंदोलन के प्रभाव देखे गए। यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, सम्मेलन कांग्रेस का। असहयोग का अर्थ हुआ सहयोग नहीं करना, यानी कोई भी शासक वर्ग तभी शासन करेगा जब हमारे भारतीय लोग उसको मदद करें, साथ देंगे। सरकारी जॉब वाले, पुलिस या अन्य जो भी अधिकारी वर्ग हैं, वो जब तक साथ देंगे तभी तक वो शासन कर सकता है, नहीं साथ देंगे तो शासन वो नहीं कर पाएगा। उस स्थिति में असहयोग अगर आंदोलन किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वह प्रशासन अंग्रेज सही से नहीं कर पाएगा और देश को आज़ाद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसा मानना हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी थे या महापुरुष थे उनका। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि नेताओं ने परिषद के चुनावों से अपनी उम्मीदवारी, जो विधान परिषद का चुनाव होता, उससे वापसी ले ली कि हमको कोई भी चुनाव नहीं लड़ना है। वकीलों ने वकालत छोड़ दिया, जो जहाँ पे था वो सब सरकारी जॉब को त्यागना शुरू कर दिया। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का केमा अधिवेशन आयोजित हुआ, तो 12वां अधिवेशन
ये याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। कहाँ पे हुआ? भागलपुर में हुआ। ये जो पेज है ना, इसका लाइन बाय लाइन रट्टा मार जाना है। 10 से 12 क्वेश्चन एकदम कोई नहीं काटता बीपीएससी में, हर एक बार यही जो 10 पेज है, 5 पेज है, उसी से आता है। अब है प्रमुख और नेतृत्वकर्ता। ठीक है, प्रमुख जो है कौन कौन है और कहाँ कहाँ पे नेतृत्व उन्होंने किया है, उससे रिलेटेड। शाह मोहम्मद जुबैर, जुबैर लिखा हुआ है, जुबैर है पूरा नाम। एक्चुअली जो टाइपिंग हुआ है बहुत सारा मिस्टेक है, हम सुधार दे रहे हैं। जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में अध्यक्षता किया। कहाँ किया? मुंगेर में। गुलाम इमाम है पटना में अध्यक्षता किया। किसका? तो असहयोग आंदोलन। गोरख प्रसाद ने मोतिहारी में नेतृत्व किया। मौलाना मजरूल हक ने पटना के सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किसने किया है? तो यह प्रकाशन मजरूल हक ने कहाँ से किया है? तो सदाकत आश्रम से किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिहार में फरवरी में 1923 में, फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ। ये भी पूछ सकता है कि बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ? फरवरी 1923, याद रखना है। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ? फरवरी 1923 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद। जिसके अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद थे, तथा श्री कृष्ण सिंह इसके अन्य प्रमुख नेता थे। फुलवारी शरीफ जो पटना है, मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए छारिया नहीं होगा, सरिया, इमारत ए सरिया, ये उर्दू शब्द है। इमारत ए सरिया नामक संस्था का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1923 में। ये पूछ सकता है कि बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1923 ईस्वी में, और अध्यक्ष नारायण प्रसाद। अन्य नेता में श्री कृष्ण सिंह थे, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में। तो गया में अधिवेशन कब हुआ? 1922 ईस्वी में। जिसकी अध्यक्षता किसने की? बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार हमने देखा है कि क्वेश्चन पूछा है कि 1922 का अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? गया में। और अध्यक्षता किसने किया है? तो CR दास या चित्तरंजन दास लिखा रहेगा। चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर स्वराज दल का गठन किया। अब कहिएगा ऐसा क्यों किया? तो आपको पता होगा कि गांधी जी 1922 ईस्वी में जब कांड हो जाता है असहयोग चौरा चौरी कांड, जिसमें बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को, पुलिस अफसरों को आग के हवाले कर दिया जाता है, पूरा थाना को जला दिया जाता है भीड़ के द्वारा, तो गांधी जी स्थगित कर देते हैं असहयोग आंदोलन, और वो आंदोलन से निकल जाते हैं। और फिर 10 साल तक आप देखिएगा गांधी जी इन्वॉल्व नहीं होते। तो उस बीच में क्रांति को जिंदा रखने के लिए लोग अंग्रेज का विरोध करते रहे। इसके लिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस आग को यहाँ पे जिंदा रखा। नहीं तो गांधी जी क्या किए? 1922 में चौरी चौरा के बाद ही जो है आंदोलन से बाहर हो गए, नहीं कर रहे थे। इसका विरोध भी भारतीय क्रांतिकारियों ने किया। इस दौरान बिहार के शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ।
तथा 5 फरवरी 1922 को देखिए लिखा हुआ है चौरा चौरी कांड गोरखपुर में हुई। कहाँ पे हुआ? फरवरी 1922 में, तो गोरखपुर में। जिस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, स्थगित कर दिया और फिर जो है इकट्ठे आएंगे कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में। अब एक घटना और घटित होगा, साइमन कमीशन। एक कानून जिसको कि काला कानून कहा गया, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कानून का नाम रखा गया। यानी अगर किसी पे भी शक होगा अंग्रेज अधिकारियों को तो उसको फांसी तक की सज़ा वो दे सकता है, काला पानी की सज़ा भी दे सकता है। इसको काला कानून कहा गया। और जलियांवाला बाग में इसी का विरोध हुआ। किसका? साइमन कमीशन का, जिसमें निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई गई, हजारों की संख्या में लोगों की हत्या की गई और वो लोग साइमन कमीशन का ही विरोध कर रहे थे। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उस दिन आपको अधिनियम हम बता रहे थे पॉलिटी में, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है, कि प्रगति की जांच के उद्देश्य से वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के सभी अंग्रेज को सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। जिस कारण से भारत में इस आयोग का व्यापक एवं तीव्र विरोध हुआ। 12 दिसंबर 1928 को आयोग के सदस्य पटना पहुंचे। यहाँ पर उन्हें प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। आयोग के सदस्य महाराजा डुमराव का आतिथ्य स्वीकार कर डुमराव गए। कौन? जो साइमन कमीशन के सदस्य थे। ये जांच करने आए तो 1919 का अधिनियम सही से लागू हुआ कि नहीं, परंतु यहाँ भी राष्ट्रवादियों ने उनका व्यापक विरोध किया। तो ये था आपका साइमन कमीशन और बिहार। नेक्स्ट घटना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी जी फिर अब इसमें आ जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, टॉपिक का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। सब घटना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, आप सुने होंगे 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता किया और उन्होंने कसम खाया था कि जब तक हम देश को पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं करा लेते तब तक चैन की सांस लें। कहाँ पे? लाहौर के रावी नदी के तट पे, नहीं, रावी नदी के तट पे, पाकिस्तान में। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का ही अधिवेशन है और उसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी क्रम में बिहार में विदेशी वस्त्रों, जो विदेशी कपड़ा थे, चूँकि अंग्रेजों ने पूरा भारत जो है विदेशी कपड़ा से भर दिया था, भारतीय कपड़ा की तो बिक्री हो नहीं रही थी, क्योंकि सस्ते में ला करके डंप करके यहाँ से अच्छा प्रोडक्ट कच्चा माल ले जाता था और वहाँ से ला के इंडस्ट्री से बना करके महंगे दाम पे बेचता था। बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं नशीले पदार्थों की दुकान पर धरना देने का काज आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये विरोध का एक नया तरीका था। कि अंग्रेज का विरोध करना है तो उसके जो वस्त्र हैं जो वो बेच रहा है उसको जलाइए। ये एक नया एक्टिविटी क्रांतिकारियों के द्वारा शुरू किया गया और वहाँ पे आप देखिएगा केंद्र में महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। सबसे पहले दांडी का यात्रा करते हैं। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई
26 जनवरी 1930 को बिहार के स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी आप देखिएगा बिहार या भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये तो देश आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसीलिए लागू हुआ क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आप देखेंगे कि 26 जनवरी को क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने 26 जनवरी को शुभ दिन मान रखा था और बहुत सारे काम करते थे 26 जनवरी। यहाँ देख रहे 26 जनवरी 1930 को ही बिहार में स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया। इसी के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान चलाया गया और इसमें राजेंद्र प्रसाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार में समुद्री तट न होने के कारण वास्तव में गांधी जी ने दांडी का यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून इसीलिए क्योंकि एक ऐसा कानून नमक है कि नमक सबको चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, बिना नमक के कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए गांधी जी ने सोच समझ करके ही नमक कानून को ही सबसे पहले तोड़ा था। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान चलाया गया तथा बिहार में समुद्री तट न होने के कारण सोडे से नमक बनाने पे बल दिया गया। नमक किससे बनाया जा रहा है? सोडे से, सोडा से ही नमक बनाने पे बल दिया गया, यानी नमक कानून तोड़ा गया। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई तथा नखासी पिंड पटना जिला नामक स्थान को नमक कानून भंग करने हेतु केंद्र के रूप में चुना गया। सारण और हाजीपुर में व्यापक पैमाने पर कानून उल्लंघन किया गया। बिहार में सर्वप्रथम सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह, कहाँ पे? सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ बिहार में? तो कहाँ पे आरंभ हुआ? तो सारण और चंपारण में। कब आरंभ हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। ये डेट पूछ सकता है। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। और सर्वप्रथम कहाँ पे? तो सारण और चंपारण नमक सत्याग्रह। ठीक है, अब है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बार पूछा। देखिए, औपचारिक गठन इसका हो गया है 1934 ईस्वी। अनौपचारिक रूप से भी कई किताब में 1931 भी लिखा रहता है, लेकिन 1934 ही इसको औपचारिक स्थापना जिसमें बजाबते लिखा पढ़ी के साथ अच्छे से हुआ है। एक होता अनौपचारिक, ऐसे ही बोल दिए, पार्टी बना लिए, तो वो हुआ। तो औपचारिक स्थापना 1934 में। यह क्वेश्चन बीपीएससी का हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन पूछा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में। संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, जयप्रकाश नारायणन, राम मनोहर लोहिया और राम वृक्ष बेनी। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, सचिव जयप्रकाश नारायणन थे। पार्टी भंग हो गई 1948 ईस्वी। तो आज हम इतना ही आपको बताएंगे, क्योंकि अगले दिन आएंगे तो देश ही आज़ाद हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत कम ही बचा है। इसमें से जितना है ना, उसमें से आपका 10 क्वेश्चन निश्चित रूप से बीपीएससी में पूछ देगा। कोई दिक्कत भी है क्लास में? इसको हम भेज देते हैं अभी ग्रुप में। ठीक है, इसको जो है ना प्रिंट करा दीजिएगा। ठीक, आज इतना ही रहने देते हैं।